हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है भारतीय संविधान के टॉप 111 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। दोस्तों, आज हम पॉलिटी के उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो कि डायरेक्ट आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा और एग्ज़ाम से पहले कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्रों की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर होगा 24। दोस्तों, यह है हमारा प्यारा तिरंगा। देखिए, इससे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस 3-4 आपसे पूछे जाते हैं कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सबसे ऊपर में कौन सा रंग है? तो केसरिया रंग है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। दोस्तों, सफ़ेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है। बात करें हरे रंग की, तो धरती की उर्वरता, बढ़ोतरी और शुभता का प्रतीक है हरा रंग। दोस्तों, भारत के तिरंगे में बीच में एक अशोक चक्र है, जिसे सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया था। इसे भी ध्यान रखिएगा। अशोक चक्र गति में जीवन है और अस्थायित्व में मृत्यु। यह जीवन की गतिशीलता का संदेश देता है। दोस्तों, चक्र की तिलियों की बात करें तो अशोक चक्र में नीले रंग की तिलियां भारत निरंतर प्रगतिशील है का प्रतीक है। और भारत के तिरंगे में जो चक्र है दोस्तों, इसमें तिलियों की संख्या 24 है। आगे है दोस्तों, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो राइट आंसर होगा 545। वर्तमान में लोकसभा में मेंबर्स की संख्या 545 है। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो राइट आंसर होगा 24। आर्टिकल 24 दोस्तों, जो कि भारत के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। यह अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, यानी कि मनाही करता है कि 14 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बालक कारखानों में कार्य नहीं करेगा। दोस्तों, आगे है भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक किस तिथि को हुई थी? तो राइट आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को। दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और दोस्तों, भारत की जनता पर भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं? तो राइट आंसर होगा दोस्तों भाग 2 में। भारत के संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में सिटीजनशिप से संबंधित प्रावधान है। संविधान में किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो राइट आंसर होगा आर्टिकल 17। दोस्तों, आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 17 भारतीय संविधान का यह कहता है कि भारत में छुआछूत की समाप्ति हो गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल साथियों, याद रखिएगा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में लगाया जाता है। और कौन लगाता है? तो भारत का राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लागू करता है। और यह आर्टिकल 356 में बताया गया है। तो आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी कौन है? तो राइट आंसर होगा उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, भारत के संविधान की व्याख्या करने का सबसे बड़ा अधिकारी आप मान सकते हैं सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान का डिस्क्राइब करता है। भारतीय संसद के भाग कौन कौन से हैं? दोस्तों, यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। भारतीय संसद के 3 भाग हैं। देखिए दोस्तों, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों ही भारतीय संसद के भाग हैं। दोस्तों, भारत के संविधान में भारत के संसद के बारे में आर्टिकल 79 में बताया गया है। दोस्तों, भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली को ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल्स की बात करें तो दोस्तों, लोकसभा से संबंधित आर्टिकल 81 है और राज्यसभा से संबंधित आर्टिकल 80 है। इसे आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, सरला। स से हो जाएगा दोस्तों संसद, यह आर्टिकल 79 में है। फिर र से हो जाएगा राज्यसभा, यह आर्टिकल 80 में है। और ल से हो जाएगा लोकसभा। दोस्तों, लोकसभा आर्टिकल 81 में है। देखिए दोस्तों, अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें भी याद करते चलिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके पॉलिटी का क्विक रिवीजन भी रहेगा। दोस्तों, लोकसभा की बात करें तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है
कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो आर्टिकल 61 दोस्तों संबंधित है भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। आगे है दोस्तों, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? तो आंसर होगा 1952 में। दोस्तों सबसे पहले उच्च सदन यानी राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था। यह क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इससे ध्यान जरूर रखिएगा। दोस्तों आगे है, किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो आंसर होगा न्यूनतम 60 सदस्य किसी राज्य के विधानसभा में हो सकते हैं। दोस्तों इसके कुछ अपवाद भी हैं, लेकिन यह आप जरूर याद रखिएगा कि किसी भी राज्य के विधानसभा में अपवाद को छोड़कर कम से कम 60 सदस्य होने चाहिए और अधिकतम विधानसभा में सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है। आगे है दोस्तों, कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? तो दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भारत का राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो दोस्तों राइट आंसर होगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट। दोस्तों इस संविधान संशोधन के द्वारा भारत की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जैसे शब्द जोड़े गए थे। देखिए दोस्तों, यह है हमारे संविधान का प्रस्तावना। इसे उद्देशिका भी कहा जाता है। जिस प्रकार से आप किसी किताब को पढ़ते हैं तो दोस्तों उसके पहले में उस किताब का संपूर्ण निचोड़ रहता है कि उस किताब का उद्देश्य क्या है। ठीक उसी प्रकार से भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है वह भारत के संविधान के रूपरेखा को बताता है कि भारत के संविधान का उद्देश्य क्या है। इसे ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपसे भारत के संविधान के उद्देशिका से यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के संविधान के उद्देशिका में पहला शब्द क्या है? तो दोस्तों हम भारत के लोग, यह भारत के संविधान के उद्देशिका का पहला शब्द है। देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। दोस्तों यहाँ पर फिर से आपको फोकस करना है। आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि भारत के संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इन्हें ध्यान रखिएगा। देखिए आगे बात करें तो दोस्तों विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं भारत के उद्देशिका या प्रस्तावना में बताया गया है। तो देखिए न्याय 3 बताया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। दोस्तों स्वतंत्रता की बात करें तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं भारत के प्रस्तावना में है। क्या नाम है? तो मेरे साथ एक बार आप लोग बोलेंगे, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। दोस्तों ये 5 प्रकार के भारत के संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रताएं हैं। बात करें अगर समानता की तो दोस्तों 2 समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यह भारतीय संविधान के उद्देशिका में है। देखिए तीनों क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने न्याय की बात की गई है उद्देशिका में? तो 3। कितने स्वतंत्रता की बात की गई है? तो 5। कितने समता की बात की गई है यानी कितनी समानता की बात की गई है उद्देशिका में? तो 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। देखिए दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे है, शिक्षा जो आरंभ में राज्य सूची की विषय थी किस संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में शामिल हुआ था? तो राइट आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों पहले एजुकेशन राज्य सूची का विषय हुआ करता था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान में शिक्षा दोस्तों समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। देखिए दोस्तों 42वां संविधान संशोधन आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह संविधान संशोधन भारत में जब आपातकाल लागू हुआ था 1976 में तब किया गया था। दोस्तों उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे और भारत के संविधान में उस समय यानी 42वें संविधान संशोधन से इतने संविधान संशोधन किए गए थे कि दोस्तों इस 42वें संविधान संशोधन को भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि दोस्तों 1976 के 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। दोस्तों कंटेंट आप सभी को कैसा लग रहा है? एक प्यारा सा कमेंट देके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित अनुच्छेद 44 का संबंध किस विषय से है? तो आंसर होगा यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले याद रखिएगा, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और आर्टिकल 44 दोस्तों समान नागरिक संहिता की बात करता है। विधि के समक्ष समता का प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है? तो आंसर होगा आर्टिकल 14।
दोस्तों यह भी आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विधि यानी कानून के समक्ष समानता का प्रावधान अनुच्छेद 14 में है। और अगर पूछा जाए कि किस विषय या किस अधिकार के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता आता है, तो मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में है, इसमें विधि के समक्ष समानता का प्रावधान अनुच्छेद 14 में है। नेक्स्ट है दोस्तों, अनुच्छेद 29 के अंतर्गत किनके हितों के संरक्षण की बात की गई है, तो आंसर होगा अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात की गई है। केंद्र व राज्यों के मध्य करों, यहाँ पर करों का मतलब होगा दोस्तों टैक्स। केंद्र और राज्यों के मध्य टैक्स के निर्धारण संबंधित प्रावधान जिसका वर्णन संविधान में किया गया है, उस संस्था का क्या नाम है, तो आंसर होगा वित्त आयोग। दोस्तों केंद्र और राज्यों के मध्य में टैक्स का निर्धारण वित्त आयोग करता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है। और वित्त आयोग भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में बताया गया है, यानी कि आर्टिकल 280 वित्त आयोग से संबंधित है। संवैधानिक संस्था सीएजी का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आंसर होगा आर्टिकल 148 में। दोस्तों सीएजी यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी कहा जाता है, इसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में है। संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का वर्णन किया गया है, दोस्तों यह भी आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत संघ में किसी नए राज्यों के प्रवेश या किसी अन्य राज्य के स्थापना का वर्णन आर्टिकल 2 में है। देखिए दोस्तों, जैसे भारत में सिक्किम राज्य को मिलाया गया था वर्ष 1974 या 75 में, तो इस अनुच्छेद से आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 2 के अंतर्गत सिक्किम को भारत में मिलाया गया था। अब एक और एग्जाम्पल से समझिए स्थापना। दोस्तों जैसे किसी अन्य राज्य का निर्माण करना हो, स्थापना यानी कि निर्माण, जैसे भारत के बिहार राज्य से झारखंड को अलग किया गया था, तो झारखंड का स्थापना भी दोस्तों अनुच्छेद 2 के अंतर्गत ही किया गया था, बिहार राज्य से अलग करके। देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है, फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है, आर्टिकल 51। डीपीएसपी में यह अनुच्छेद आता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है, तो राइट आंसर होगा आर्टिकल 32। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह भी आर्टिकल है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और इसे हमारे भीमराव अंबेडकर, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान के आत्मा की संज्ञा दी गई है। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया, तो आंसर होगा 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा। दोस्तों शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के क में है और यह 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया, इसे ध्यान रखिएगा। आर्टिकल और संशोधन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों को ही याद रखिएगा। 73वां और 74वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो आंसर होगा ग्राम पंचायत और नगर पंचायत से। देखिए दोस्तों 73वां और 74वां संविधान संशोधन क्रमशः ग्राम पंचायत और नगर पंचायत से संबंधित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत 11वीं अनुसूची में क्या शामिल है, तो आंसर होगा पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। दोस्तों भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायतों के बारे में उल्लेख है, ध्यान रखिएगा। कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है, तो आंसर होगा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। दोस्तों प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में आता है। संविधान में संशोधन हेतु संवैधानिक प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 368। दोस्तों यह भी आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान में अगर कोई भी संशोधन करना है तो वह आर्टिकल 368 के अंतर्गत किया जाता है। आगे है दोस्तों, भारत के संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है, तो देखिए एक बार क्वेश्चन फिर से आपके स्क्रीन पर है। यह है आपका प्रस्तावना यानी उद्देशिका। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था भारत के संविधान के उद्देशिका में की गई है। कौन कौन से हैं, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इसे ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वे कौन कौन से हैं, तो देखिए दोस्तों 4 अनुच्छेद जो स्वतंत्रता के अधिकार को बताते हैं, ये मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 19, 20, 21 और 22, ये 4 आर्टिकल्स ऐसे हैं भारतीय संविधान के जो स्वतंत्रता के अधिकार को बताते हैं। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, तो आंसर होगा संसद। दोस्तों क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। संसद भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स में संशोधन कर सकता है।
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो आंसर होगा आर्टिकल 123 के अंतर्गत। दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह याद रखना है। और आर्टिकल 123 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का लेख जारी करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। बंदी प्रत्यक्षीकरण का लेख जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को किस वाद के दौरान स्पष्ट किया था? दोस्तों, यह भी क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के ठीक ऐसे ही पूछा गया है कि संविधान के आधारभूत ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को किस वाद के दौरान स्पष्ट किया गया था? तो आंसर होगा केशवानंद भारतीवाद 1973 के दौरान। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को स्पष्ट किया था केशवानंद भारतीवाद 1973 के द्वारा। कौन सदन का सदस्य हुए बिना भी उस सदन की अध्यक्षता करता है? तो आंसर होगा भारत का उपराष्ट्रपति। दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, फिर भी वह सदन की अध्यक्षता करता है। कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 213। दोस्तों, अनुच्छेद 213 के द्वारा राज्यपाल राज्य में अध्यादेश जारी करता है। और पीछे मैं आप सभी को बता चुका हूं कि देश में अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के द्वारा। संघ मंत्री परिषद किस सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो आंसर होगा लोकसभा के प्रति। दोस्तों, याद रखिएगा कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ना कि राज्यसभा या राष्ट्रपति के प्रति। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो आंसर होगा 1 वर्ष का। दोस्तों, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इस समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का निर्धारित किया गया है। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो आंसर होगा 6 अगस्त 1952 को। 1952 में भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था, भारत के आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए। काका साहेब कालेकर आयोग किससे संबंधित है? तो आंसर होगा पिछड़े वर्ग से। नगर पालिकाएं संविधान के किस भाग से संबंधित है? आंसर होगा भाग 9 का क। दोस्तों, नगर पालिकाएं भारत के संविधान के भाग 9 के क से संबंधित है, यह भी ध्यान रखिएगा। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो आंसर होगा भाग 9 में। पंचायती राज व्यवस्थाओं को क्यों अपनाया गया था? दोस्तों, लोकतंत्र के शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। यहाँ पर विकेंद्रीकरण का मतलब हो जाएगा दोस्तों शक्तियों के बंटवारे से संबंधित। लोकतंत्र में शक्तियों को बंटवारा करके भारत में शासन किया जाएगा, यह पंचायती राज व्यवस्था की खूबी है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया था? तो आंसर होगा यूएसए के संविधान से। दोस्तों, एक प्रकार से आप मान लीजिए कि भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना भारत के संविधान का हर्ट है। देखिए दोस्तों, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो भारतीय संविधान के आपको जानने बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हाथ से भारत के संविधान को लिखा था, यानी कि दोस्तों भारत का संविधान किसी भी प्रकार से ना तो प्रिंट किया गया था और ना ही, तो दोस्तों इससे यह पता चलता है कि भारत के संविधान को हाथ से लिखा गया था, इसे प्रिंट नहीं किया गया था। देखिए, दुनिया के सबसे बड़े भारतीय संविधान की मूल कॉपी हाथ से लिखी गई है, जो भारत का संविधान है। दोस्तों, संविधान की जो मूल अंग्रेजी कॉपी थी कैलियोग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखी थी। तो ध्यान रखिएगा कि मूल संविधान को इंग्लिश में लिखा गया था। दोस्तों, हमारे संविधान की मूल कॉपी अंग्रेजी में है, जिसका हिंदी में अनुवाद भी किया गया है। देखिए, अन्य क्वेश्चंस भारतीय संविधान के हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान या विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो आंसर होगा भारत का। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? आंसर होगा अमेरिका से। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो आंसर होगा 29 विषय। दोस्तों, पंचायतों के लिए टोटल 29 विषय 11वीं अनुसूची में बताए गए हैं। अनुच्छेद 76 में किसका प्रावधान किया गया है? तो आंसर होगा भारत के महान न्यायवादी का। दोस्तों, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित आर्टिकल 76 है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, क्योंकि दोस्तों इसमें मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि भारत में किस प्रणाली की सरकार है? तो संसदीय प्रणाली के, जिसे ब्रिटेन देश से भारत में ग्रहण किया गया था। दोस्तों, भारत के संविधान के अंतर्गत किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो आंसर होगा संसद को।
यह भी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। शुरू में मैंने आर्टिकल 2 आपको बताया था, जो किसी नए राज्य के प्रवेश या भारत के अंदर ही किसी अन्य राज्य को निर्मित करना हो, वह आर्टिकल 2 में बताया गया है। और यह परिवर्तन करता है भारत का संसद। किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, भारत के संविधान का रक्षा करता है भारत का सुप्रीम कोर्ट, और मौलिक अधिकारों का भी रक्षक सुप्रीम कोर्ट को ही माना जाता है। संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के कुछ बहुत ही खास इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। भारत के संविधान सभा का गठन 1946 को किया गया था। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उस समय संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा जी ने उस संविधान सभा का अध्यक्षता की थी। उसके 2 दिन बाद दोस्तों, यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे जाकर भारत के राष्ट्रपति भी बनते हैं। देखिए, अब उसके बाद ध्यान यह रखिएगा कि भारत के संविधान को संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत या अडॉप्ट किया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, और भारत एक गणतंत्र राज्य बना था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को ही भारत के संविधान को लागू किया गया था। संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया? तो आंसर होगा दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन दोस्तों इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त करके एक कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य यह रहा था, जैसे भारत में किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट करना होता था, तो संपत्ति का अधिकार दोस्तों अगर मूल अधिकार के अंतर्गत रहता, तो फिर जिस भी व्यक्ति का कोई भी संपत्ति होता, तो वह सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकता था अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए। तो इसीलिए 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार कर दिया गया। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत किसके द्वारा की जाती है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन इसे बुलाता है भारत का राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल के द्वारा? तो आर्टिकल 108 के द्वारा। आर्टिकल भी आप याद रखिएगा, ज्वाइंट सिटिंग राज्यसभा और लोकसभा का आर्टिकल 108 में है। किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? तो आंसर होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के राज्य क्षेत्र के जिस भी न्यायालय में सुनवाई होगा, अपने कर्तव्य का पालन भारत का अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी कर सकता है। धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है कहां पर? तो आंसर होगा लोकसभा में। दोस्तों याद रखिएगा, धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। संसद में शून्यकाल का समय क्या है? तो दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का समय संसद में शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 155 के तहत। ध्यान रखिएगा, राज्यपाल राज्य का सबसे बड़ा संवैधानिक प्रमुख होता है, और इसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 155 के अंतर्गत करता है। बिना संसद सदस्य हुए कोई व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य कब तक रह सकता है? तो आंसर होगा 6 महीने तक। दोस्तों, अगर कोई भी मंत्री है तो वह बिना संसद का सदस्य बने, यानी कि बिना लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बने, अधिकतम 6 महीने तक ही मंत्री बना रह सकता है। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी ने। दोस्तों, वर्ष 2015 में योजना आयोग इसका अंत करके नीति आयोग को लाया गया था, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे थे। कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है? तो आंसर होगा महाधिवक्ता। दोस्तों, जिस प्रकार से केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील या कानूनी सलाहकार अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी होता है, ठीक उसी प्रकार से राज्य सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार या सबसे बड़ा राज्य का वकील महाधिवक्ता होता है। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा B.R. मेहता को। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई थी? तो आंसर होगा राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को पंडित नेहरू जी के द्वारा लागू किया गया था। इसे ध्यान रखिएगा। और कौन सी समिति ने इसकी सिफारिश की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति यानी B.R. मेहता समिति ने इसकी सिफारिश की थी। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति किस स्तर पर गठित होती है? तो आंसर होगा ब्लॉक स्तर पर।
देखिए दोस्तों, भारत में लोकल गवर्नमेंट का यह स्ट्रक्चर है। देखिए, पंचायती राज भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में इसके अंतर्गत शासन किया जाता है, और अर्बन सोसाइटी यानी शहरी क्षेत्रों में म्यूनसिपलिटी यानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत शासन किया जाता है। हम बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था की, तो देखिए ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है, जिसका मुखिया प्रधान होता है। फिर ब्लॉक स्तर पर दोस्तों, या पंचायत समिति भी आप कह सकते हैं, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया जाता है, और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाता है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शासन करने के लिए। देखिए अगला है, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो यह एक विधिक अधिकार है यानी कानूनी अधिकार है। राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक विधिक अधिकार है। दल बदल निरोधक कानून के बारे में उपबंध किस अनुसूची में है, तो आंसर होगा 10वीं अनुसूची में। फ्रेंड्स, यह भी इंपॉर्टेंट है, 10 से दल बदल और 10 से 10वीं अनुसूची, इसे ध्यान रखिएगा। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, संविधान सभा के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण समितियों को गठित किया गया था। देखिए उसमें मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के हितों के लिए जो समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। भारत के संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थे, तो आंसर होगा 15। दोस्तों, भारतीय संविधान में टोटल 15 सदस्य रहे थे, जिनमें से एक थी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी का नाम कई बार घुमा फिरा के पूछा गया है। दोस्तों, ये संविधान सभा की सदस्य थी, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो आंसर होगा 11। देखिए दोस्तों, भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं और 11 मौलिक कर्तव्य, इन्हें ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा दिया गया है, वे कौन कौन से हैं, तो आंसर होगा अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। देखिए अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18, दोस्तों ये राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं। ये 5 अनुच्छेद मौलिक अधिकारों में आते हैं। दोस्तों, कई बार मैं आपसे बता चुका हूँ, अन्य मेरे भी जितने भी वीडियो हैं उनमें भी मैं आपको यह जरूर बताता हूँ कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में है। ये अनुच्छेद काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 6 प्रकार के अधिकार हैं, तो इन्हें आप ध्यान रखिएगा। इसी में से एक अधिकार है समानता का अधिकार, यह आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने कितने दिन पूर्व सूचना देने की आवश्यकता होती है, तो आंसर होगा 14 दिन। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग दोस्तों आर्टिकल 61 के अंतर्गत लगाया जाता है। महाभियोग भारत के राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया होती है, और अगर भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है तो कम से कम 14 दिन पूर्व उन्हें सूचना देना आवश्यक है। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किसने किया था, तो आंसर होगा एडविन लुटियंस ने। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति भवन को डिजाइन एडविन लुटियंस नाम के अंग्रेज के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है किनके दायित्वों का, तो आंसर होगा प्रधानमंत्री के। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो आंसर होगा प्राक्कलन समिति। दोस्तों, प्राक्कलन समिति भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। देखिए दोस्तों, किसी कारणवश से अगर भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, जैसे भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे दे अपने कार्यकाल के बीच में ही, या भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो जाता है, तब उनके पद का निर्वाह करता है भारत का उपराष्ट्रपति। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति भी न हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, आंसर होगा टोटल 22। दोस्तों, लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पीछे मैं आप सभी को 2-3 बार बता चुका हूँ कि प्राक्कलन समिति में टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, जिनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल का उपबंध है, तो आंसर होगा 3 प्रकार के। आगे हम 3 प्रकार के आपातकाल की भी बात करेंगे दोस्तों, जो आर्टिकल 352, 356 और 360 के अंतर्गत दिए जाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है, तो आर्टिकल 324 भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग से संबंधित है। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में की गई थी और इस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई,
तो आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन। दोस्तों भारत के संविधान में 61वां संविधान संशोधन किया गया था और इस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। भारत में 2024 तक कितने संविधान संशोधन का क्रियान्वयन हो चुका है? तो आंसर होगा 106। दोस्तों नवंबर 2024 तक जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक भारत के संविधान में 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। लास्ट कौन सा संविधान संशोधन हुआ है? अगर आप सभी को पता है तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताइएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? तो आंसर होगा 69 संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों 69वां संविधान संशोधन दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा देता है। भारतीय संघवाद किस देश के पद्धति पर आधारित है? तो आंसर होगा कनाडा के। भारत में मंत्रिमंडलीय सरकार की व्यवस्था कहाँ से अपनाई गई है? तो आंसर होगा ब्रिटिश संविधान से। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। दोस्तों मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि भारतीय संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। इनके द्वारा संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। फिर उसके 2 दिन बाद जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था, उसके दोस्तों 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष बने थे यानी अस्थायी परमानेंट अध्यक्ष बने थे वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा HC मुखर्जी। राज्य नीति निर्देशक के अंतर्गत अनुच्छेद 39 का विषय क्या है? तो आंसर होगा समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। दोस्तों अनुच्छेद 39 का जो कि DPSP के अंतर्गत आता है, यह भारत के नागरिकों को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। यह DPSP के अंतर्गत आता है। आपातकालीन उपबंधों के लिए संविधान में निर्धारित स्थान क्या है? तो आंसर होगा भाग 18। आपातकालीन उपबंध भारत में 3 है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 और ये भाग 18 में है। कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना। प्रियम्बल भारतीय संविधान का भारत के संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति। दोस्तों भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रमुख होता है। मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता कौन होता है? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो आंसर होगा 50। कम से कम 50 सदस्य होने चाहिए लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय के अंदर संसद में रखा जाना आवश्यक है? तो आंसर होगा 6 सप्ताह के मध्य में। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन बना था? तो आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। दोस्तों भारत के स्वतंत्रता के बाद मंत्रिमंडल में पहले कानून मंत्री BR अंबेडकर जी बने थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आंसर होगा 5। दोस्तों UNSC यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरों की संख्या 5 है। भारत UNSC का परमानेंट मेंबर नहीं है। संविधान के संशोधन की पहल किस सदन में की जा सकती है? तो आंसर होगा संसद के किसी भी एक सदन में। संविधान का संशोधन अगर करना हो तो चाहे राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन में उस विधेयक को पेश किया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा एनी बेसेंट। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट जी बनी थी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो इसकी स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम नाम के अंग्रेज के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बातें याद रखिएगा। कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी अंग्रेज A.O. ह्यूम के द्वारा। संविधान सभा के लिए सदस्यों का निर्वाचन किनके द्वारा किया गया था? तो आंसर होगा प्रांतीय विधानसभाओं के प्रतिनिधियों के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी। किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा, जिसे आज म्यांमार कहा जाता है, भारत से अलग हुआ? तो आंसर होगा दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 में भारत से वर्मा या म्यांमार नाम का एक अलग देश बना दिया गया था।
किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो आंसर होगा एम के गांधी यानी महात्मा गांधी जी। दोस्तों, महात्मा गांधी जी का यह कहना था कि भारत के इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। कृषि का संबंध किस सूची से है? तो आंसर होगा राज्य सूची से। दोस्तों, कृषि यानी एग्रीकल्चर का संबंध राज्य सूची से है। संपूर्ण राष्ट्रगान का गायन कितने अवधि में किया जाना चाहिए? तो दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रगान है यानी कि जन गण मन, इसका वादन 52 सेकंड में होना अनिवार्य है। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो आंसर होगा 250 सदस्य। दोस्तों, वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता को निर्धारित करता है? तो आर्टिकल 57, इसे भी ध्यान रखिएगा। कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? तो आंसर होगा बजट। दोस्तों, बजट नाम का कोई भी शब्द भारत के संविधान में उल्लिखित या लिखा नहीं गया है। भारत के संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो आंसर होगा भारत की संसद का। दोस्तों, भारत के संचित निधि से निधि यानी कि पैसा निकालने का अनुमोदन भारत की संसद से होना अनिवार्य है। किस अधिनियम में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल विषयों में समवर्ती सूची से संबंधित प्रावधान का संबंध किससे है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोस्तों, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख है। पहला है केंद्र सूची, फिर है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। इस समवर्ती सूची को भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से ग्रहण किया गया था। तो दोस्तों, आज की आपकी क्लास यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, मेरी तबीयत थोड़ी सी भी नहीं सही है, फिर भी आप सभी के लिए मैं इस वीडियो को लेकर आया था। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी को जारी रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।